हेलो हेलो। हेलो हेलो। हम्म। क्या क्या? हम्म। जब क्लास में ही भेदिया टाइप के लोग रहेंगे तो फिर क्या ही जीवन में आधार है? और जिदे हाँ। कम है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं और अपने को कोई फर्क नहीं है। पहली बात। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को समझा लिया गया। इन बच्चों को जो है उतना समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं भाई, हमने हमेशा कहा है कि जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठाई अच्छी होती है। तो गुड़ तो डालने को तैयार नहीं आदमी, तो मिठाई खाना चाहता है। प्रश्न बड़े बड़े, उत्तर एक नहीं। यहाँ पे पढ़ना सब चाहते हैं, प्रश्न सबके हैं। भाई प्रश्न सबके हैं तो प्रश्न ठीक बात, लेकिन उसी हिसाब से आपकी भी जवाबदेहिता बनती है, जितनी हमारी उतनी आपकी भी। अब यहाँ आदमी ये लगा हुआ है कि कैसे जो संस्थान की ही गर्दन को काटा जाए। भाई लोग पैर पकड़ के यहाँ पे जो क्लास लिए, बाद में यहीं पे चीज़ों को खराब करने लग गए कि सर हमको थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। मैसेज है सर हम आना चाहते हैं, हम कि एकदम आना नहीं है, हम कि तुरंत भग लो यहाँ से। अब आ गए तो फिर हम जो है हम क्रांतिकारी हो जाएंगे, और अगर हम हो गए क्रांतिकारी तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ। नहीं, कितना आप सोचिए कि कितना मतलब व्यक्ति जो अपनी चीज़ों को करेगा। 2 महीने की फीस जो उसके ऊपर बाकी है, और 2 महीने की फीस उसके ऊपर भी बाकी है। आप जहाँ से गए जाना, चलिए ठीक है आप चले गए, कम से कम आपको जिस व्यक्ति ने, हमारी वजह से आप यहाँ पे क्लास में थे ना। और ऊपर से अभी क्या हो जाएगा, हम भी तो यहीं बैठे हैं। ऐसे हो जाता है तो हर आदमी सेलेक्ट होता है इस दुनिया में। एकदम कह दो पूरे साल निकाल देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई देखो कि देखो हमको ये, यहाँ हमने जिसको सहयोग किया बाद में वही हमारे सामने प्रश्न बन के खड़ा हो जाए, सर आपने हमको जो है ये कहा था। अरे कहा था, उसके बदले और भी कुछ कहा था, वो तो भूल गए तुम। बात समझिए आप लोग। आज आपने कहा कि अभी सर संख्या संख्या तो बढ़ जाएगी, अंदर वाले ही भेदिया टाइप के हैं। बच्चे आगे बैठे, अरे अभी तो सिलेबस ही नहीं हो रहा, ये ध्यान कुछ होता ही नहीं। किया है लोगों ने करना, किया है। यहाँ लंका लगाने वाले घर के भेदियां हैं, सब कुछ देने और सब कुछ कराने के बाद भी यहाँ पे लोगों की यही काम है कि नहीं? ये किसने सेट किया, बहुत बढ़िया लग रहा है नहीं? औरंगजेब की धार्मिक नीति, बहुत बढ़िया। मेहंदी कलर है ये।
औरंगजेब की धार्मिक नीति। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी, औरंगजेब किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं कर रहा है। जैसे अपनी नीतियों में किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं, किसी भी। और एक बात समझ लो, अगर कोई क्लास में आया और तुम लोगों ने सही बात नहीं बताई, सही बात का मतलब होता है सही बात, जो तुमको समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग रोते रहते हैं। समझ में भी आएगा उसके बाद ही रोएंगे। अरे यहाँ एक से शुरू हो कोई कारवां 100 तक जाता है, हजारों तक चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अंदर ही बैठ के लोग जो नाव में छेद कर रहे हैं। अब फिर कहेंगे सर बच्चा नहीं बढ़ रहा, तब बच्चा ही नहीं बढ़ रहा, कहाँ बच्चा भाग गया? अरे बच्चा दबाएगा ही, बच्चा कहीं नहीं भागेगा। लेकिन जब हम सही हों, जो बैठे हैं क्लास में, तब बात बनेगी। किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं। हम देखो भैया आनंद लेके पढ़ाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विरोध नहीं। किंतु इस्लाम को प्रोत्साहन, किंतु इस्लाम को विशेष प्रोत्साहन, इस्लाम को विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। पहली बात तो ये है धर्म की इसकी नीति में, इस्लाम को विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। इसके अलावा इसने कहा कि भैया हम अकबर की तरह से झरोखा दर्शन नहीं देंगे। झरोखा दर्शन देना बंद करा दिया। झरोखा दर्शन पर रोक। इसके अलावा नवरोज उत्सव मनता था जो मुगल दरबार में, नवरोज उत्सव पर निषेध। इसने झरोखा दर्शन बंद करा दिया, नवरोज उत्सव बंद करा दिया, सब पे निषेध लगा दिया। पैबोश, सजदा और पैबोश याद आ रहा है? पैबोश पैर चूमना। नवरोज एक अग्नि, इसमें जो नवरोज उत्सव मनाया जाता है ईरानियों का, ये जो बेसिकली नवरोज उत्सव जो बलबन के समय से ही हमारे देश में मनाया जा रहा था, है ना। अग्नि को यहाँ पर जो जला के रखते हैं, और वो अग्नि को जला के रखने की परंपरा मुगल दरबार में भी थी। आगे चल के औरंगजेब जब आता है तो नवरोज उत्सव को ही बंद करा देता है। पारसियों का त्यौहार है बेसिकली, ये क्या है? पारसियों का त्यौहार है नवरोज, जहां खूब प्रकाश किया जाता है दीपावली की तरह से। ठीक है, अब यहां देखेंगे पैबोश, हाँ, चूमना। लोग हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं कि तुम ही मालिक हो, मुख्तियार हो। औरंगजेब ने कहा ये सब भी बंद करो, पैबोश उबोश, पैबोश भी बंद। इसके अलावा संगीत को भी बंद कर दिया, कहे कोई म्यूजिक नहीं चलेगा, संगीत बंद। अब ये नहीं होगा कि रात के 12 बज गए पार्टी अभी चलने दो, संगीत बंद, क्योंकि इस्लाम में संगीत को निषिद्ध किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं बोल रहा है कि मैं किसी धर्म का विरोध करता हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम को ही उठा रहा, इस्लाम की विचारधारा को ही लेकर आगे बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। इसके अलावा जितने जो संगीतकार थे सबको दरबार से भगा दिया गया, भागो यहां से। अब ये सब जो हैं अगल बगल के जो रियासतें थीं, जैसे चाहे वो अवध की रियासत हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो राजपूतों की रियासत हो, सब जगह भाग गए। इसीलिए इस समय आप देखेंगे धीरे धीरे क्षेत्रीय घराने उत्पन्न हुए जो संगीत के। क्यों? क्योंकि जो मुगल संगीतकार थे उनको अब दरबार में जगह नहीं है बैठने की,
औरंगजेब न म्यूजिक सुनता है न सुनने देता है। लेकिन आप इसमें संयोग देखेंगे, औरंगजेब खुद एक बहुत बड़ा संगीतकार था, लेकिन इस्लाम, वो खुद भी वाद्य यंत्र बजाता था एक दो, लेकिन चूंकि अब इस्लाम का मानने लगा, फेंको ये सब जो है, कुछ नहीं बजाऊंगा मैं, केवल इस्लाम की परंपरा का पालन करूंगा। ठीक है। इसके अलावा सिक्कों पर लिखा जाता था कलमा। कलमा, कलमा खुदा होता था सिक्कों पर। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया। कलमा क्या होता है? इस्लाम की जो विचारधारा ईश्वर के बारे में, कलमा पढ़ाया भी जाता है, जो मदरसे में कलमा पढ़ाया जाता है उस ईश्वर के बारे में। तो औरंगजेब और जो सुन्नी मत है वो ये कह रहा है कि उस ईश्वर के बारे में कोई भी कुछ नहीं लिख सकता। तो सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया गया। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया गया। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया गया। कलमा नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। भाई समझते जाइए पूरा मामला। जजिया कर को पुनः लागू किया गया। जजिया कर को पुनः लागू किया गया। तो जजिया पता ही है ना, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है जजिया। ये एक सुरक्षा टैक्स है कि अगर तुम ये टैक्स दोगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी। हाँ हाँ, कौन कौन सा? हाँ हाँ बताओ, तो वही तो, अब तुमने खुद ही प्रश्न पूछ लिया तो अब खुद ही हम पूछ लेते हैं। चलो बताओ, 4 कर कौन से? हाँ बताओ, क्या होता है? जजिया, जकात, खुम्स, क्या होता है? कौन सा होता है? रिवीजन नहीं करके आए, बोल तो दिए, तुम फंस गए अपने ही खेल में। बताओ जजिया कर क्या होता है जी? हाँ, जो गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के एवज में लिया जाने वाला टैक्स जजिया कर है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो जजिया से, रुको अब रुको, जब मौका मिला तब बोले ना, अब चुप रहो। जब इसमें भी आप देखेंगे जो महिला, वृद्ध है ना, ये सारे लोग मुक्त रहते थे, जो जजिया टैक्स थे। तो जजिया कर क्या है? जो गैर मुसलमान, जो जो गैर मुसलमान है उनसे लिया जाता था। फिर जकात क्या होता था? जो मुसलमान, उनके धर्म की अभिवृद्धि के लिए मुसलमानों से लिया जाता था, 2.5%। खुम्स क्या होता था? जो ये लोग युद्ध करते थे, जो वहां से जो सामान प्राप्त होता था उसको कहते थे खुम्स, है ना। और खराज एक वो होता है। 4 टैक्स थे, है ना। और क्या हो रहा है? तुलादान बंद करा दिया। इसने कहा कि राजा को ये सब तौलना ओलना ये सब हमारे बस का नहीं है। तुलादान बंद करा दिया। तुलादान बंद कराया। तुलादान पे आप जानते थे कि जितने जो मनसबदार होते थे वो बादशाह को तौलते थे, सोने चांदी, उसके बाद फिर उसका जो दान हो जाता था। इसके अलावा औरंगजेब ने कहा कि मुसलमानों को हमारे दरबार में अधिक सुविधा और अधिक अवसर मिलेगा। मुसलमानों को हमारे दरबार में, मुसलमानों को हमारे दरबार में, हमारे दरबार में अधिक सुविधा, अधिक सुविधा एवं अवसर मिलेगा।
अधिक सुविधा एवं अवसर मिलेगा। हाँ, इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से मुसलमान ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये कहा गया कि जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनको टैक्स से छूट मिलेगी, मुस्लिम व्यापारियों को टैक्स से छूट मिलेगी। ये भी नोट कर दिए, मुस्लिम व्यापारियों को कर में छूट मिलेगी। तो आप तो इस बात के जो बोल रहे हैं कि हम किसी धर्म का विशेष का विरोध नहीं करें, तो हर जगह दिख रहा है कि आप अपने धर्म को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जो राजस्व विभाग के पद हैं, चाहे उसके लोअर चाहे अपर, वहां से हिंदुओं को हटाया जाएगा जहां पे पैसा आता है। राजस्व विभाग के पदों से राजस्व विभाग के पदों से हिंदुओं को हटाया जाएगा। राजस्व विभाग के पदों से हिंदुओं को हटाया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हिंदू जो हैं स्वभाव से ही चोरी करने वाले होते हैं, ये भी फैलाया गया, और ये पैसा वहीं पे चोरी कर लेते हैं। इसलिए मुसलमान पवित्र लोग होते हैं, मुसलमानों को रखा जाए और वो पैसा सेव करके आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हिंदुओं की पाठशालाओं और हिंदुओं के त्योहारों को भी रोकने का प्रयास किया गया कि त्योहार नहीं मनाना है, आपको हमारे हिसाब से चलना है। हाँ, हिंदुओं के उत्सव या त्योहार, है ना, और विद्यालय को बंद कराया गया। बंद कराया गया। हाँ, विरोध कुछ नहीं किया भाई, हाँ, कर सब कुछ दिया। फिर मंदिरों को तोड़वाने का आदेश भी दे दिया कि जो मथुरा में है या बनारस में है, बहुत जगह मंदिरों को तोड़वा, अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे। हाँ, एक एक करके। मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया गया। मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया गया। मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया गया कि जो मंदिर हैं उनको तोड़वा दिया जाए। और मुसलमानों से कहा गया ऐसा है कि हम तुम्हारे सारे आचरण पर नजर बनाए हुए हैं। एक अधिकारी रखा गया मुहत्सिब। कौन सा अधिकारी रखा गया? मुहत्सिब। मुहत्सिब। ये जो मुहत्सिब नाम का अधिकारी है, ये देखेगा कि मुसलमान लोग जो हैं वो जुआ न खेलें, वो नशा न करें और वो वैश्यावृत्ति न करें। हैं? हाँ, वो जुआ न खेलें, वो नशा न करें और वैश्यावृत्ति न करें। हाँ भाई, हिंदुओं के लिए नहीं है मामला ये। हिंदू खूब करें, जितना बर्बाद हो पाए उतना बर्बाद हो, मुसलमान नहीं बर्बाद होना चाहिए। औरंगजेब है ये।
एक्चुअल में औरंगजेब केवल इस तरह से अगर आप देखें तो औरंगजेब केवल ऊपरी स्तर पे, अंदर से मौलवी लोग काम कर रहे हैं। ये मुल्ला लोग बैठे हैं, उन्होंने औरंगजेब को पूरा सिखाया कि अंदर अंदर काटो, अंदर अंदर बर्बाद करो इनको, सब कुछ करो अंदर अंदर, और ये जब काम करोगे उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे औरंगजेब की राजपूत नीति। हो गया ये। औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति क्या है भाई? अगर आप देखेंगे तो अपने आरंभिक समय में औरंगजेब जब आता है गद्दी पर, तो आरंभिक समय में राजपूत राजाओं को उसने जोड़ने का एक दिखावा किया कि नहीं मैं राजपूतों के साथ हूं। जैसे आमेर के राजा जो जयसिंह को जोड़ के रखा, ठीक है, फिर जो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उनको भी जोड़ के रखा, फिर मारवाड़ के राजा जो जसवंत सिंह थे उनको भी जोड़ के रखा। तो आरंभिक समय में राजपूत, मतलब अपने शासन के आरंभिक समय में राजपूतों को जोड़कर रखने का प्रयास। उदाहरण, आमेर के राजा, आमेर आज का जो जयपुर है उसको आमेर कहते हैं। आमेर के राजा जो उनका नाम क्या है? जयसिंह। क्या नाम है? जयसिंह। आमेर के राजा जयसिंह को जोड़ के रखा। ठीक है, फिर अगर हम देखें इसके अलावा जो मेवाड़ के राजा थे जो राज सिंह, उनको भी जोड़ के रखा। मेवाड़ के राज सिंह, और फिर मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह। आप सबको याद होगा जसवंत सिंह वही जसवंत सिंह हैं जो दारा शिकोह के साथ में थे, और बाद में औरंगजेब जब गद्दी पर आया तो उसके पक्ष में चले गए। बाद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और उनके राज्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास हुआ था। आरंभिक समय में राजपूतों को जोड़कर रखने का प्रयास हुआ, लेकिन 1679 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो वहीं से मामला बिगड़ गया। 1679 जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, क्योंकि नहीं, इनका पुत्र था अजीत सिंह, लेकिन बहुत छोटा था इसलिए उसको गद्दी नहीं मिल रही थी। अजीत सिंह था। कौन था पुत्र? अजीत सिंह था। और अजीत सिंह के जो सहयोगी कौन थे? दुर्गादास राठौर। हाँ, सब जानते हो तुम। अब समझो बात को। 1679 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद माहौल बिगड़ने लगा और औरंगजेब ने तुरंत अपनी राजपूत नीति को बदल दिया, क्योंकि जसवंत सिंह एक ऐसे राजा थे कि उनके रहते राजपूताना में हस्तक्षेप करना संभव नहीं था। बहुत मजबूत शासक थे, और अंदर ही अंदर औरंगजेब जसवंत सिंह को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वो उसके खिलाफ लड़े थे। दारा शिकोह के पक्ष में युद्ध किया था औरंगजेब से। इसीलिए जब औरंगजेब गद्दी पर आता है तो वो जसवंत सिंह को कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ता जहां वो अपमानित न करे। चूंकि बाद में जसवंत सिंह चूंकि मुगल राजवंश से जुड़े हुए थे, तो जो भी मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठेगा उसके सहयोगी बनना पड़ेगा। इसीलिए जसवंत सिंह बाद में मुगल राजवंश से जुड़े, और जब तक जसवंत सिंह रहे तब तक औरंगजेब ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1679 में, आप देखेंगे औरंगजेब लगातार एग्रेसिव हो गया राजपूतों के मामले पर।
और अगर आप देखें तो मारवाड़ और मुगलों के बीच में, ये जो मारवाड़ और मुगलों के बीच में लगभग 30 साल तक संघर्ष चला है। कितने साल तक? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक संघर्ष चला। और यह संघर्ष उस समय रुका जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। 30 वर्ष तक संघर्ष चला, 1679 से 1707 के बाद तक, लगभग 1709 तक, 1679 से 1709 तक। और जब बहादुर शाह प्रथम शासक बना तब जाके यहां का मामला सुलझा। अब क्या हुआ भाई? अब एक बात समझना पड़ेगा कि राजपूत जो मुगलों की इमारत के सबसे मजबूत ईंट थे, सबसे मजबूत पत्थर थे, उस ईंट को उखाड़ने का काम औरंगजेब ने कर दिया। क्योंकि राजपूतों के कारण ही मुगल बढ़ रहे थे और औरंगजेब की इस नीति के कारण राजपूत वर्ग पूरा नाराज हो गया मुगलों से। और यहां आप देखेंगे आगे चल के जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य का जब विघटन शुरू हुआ तो उसमें राजपूतों ने भी और तेज कर दिया उसको, कहे मरने दो सब कुछ। क्योंकि जब मजबूत आदमी आपके साथ खड़ा होता है तो कभी कभी हमें महसूस नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। वैसे ही औरंगजेब को महसूस नहीं हुआ राजपूतों की उपाधि था कि राजपूत कितने उपयोगी हैं। और आगे चल के जब मुगलों का विनाश शुरू हुआ तो उसमें ये राजपूतों का नाराज होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे राजपूताना में विरोध है, जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका विरोध है, बुंदेला विरोध कर रहे हैं, जो जो जाट हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, है ना, जो सतनामी है वो भी विद्रोह कर रहे हैं, सब जगह विद्रोह चल रहा है। और जो राजपूत इनके बहुत बड़े सहयोगी थे वो भी विद्रोही हो गए। ये है मुगलों के पतन के पीछे मुख्य कारण। जब आपका मित्र आपका विरोधी हो जाए तो समझिए नाव डूबेगी ही डूबेगी। एक बार क्या हुआ, एक नाव पर कुछ जो ब्राह्मण लोग चढ़े, उसमें मल्लाह था। तो ब्राह्मण लोगों की चर्चा शुरू हुई। ब्राह्मण चूंकि बातूनी तो होते ही हैं, चूंकि ज्ञानी भी होते हैं तो बातूनी होते हैं। तो वेद की चर्चा शुरू किया इन लोगों ने, फिर उपनिषद पे चर्चा चली गई। फिर चर्चा होते होते एक ब्राह्मण जी खड़े हो गए नाव में, कहे रुको जो है हम बताते हैं क्या है इसका मामला। दूसरे कहे चुप रहो बैठो हम बताते हैं। अब नाव डगमग डगमग करे। अब मल्लाह बेचारा बोल नहीं पावे। मल्लाह ने कहा ऐसा है जो ब्राह्मणों आप लोग बैठ जाओ, नाव पलट जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा है कि अभी उसकी चर्चा हो रही है दिव्य तत्व की, अभी चर्चा बंद नहीं हो सकती, चर्चा चलती रहेगी। फिर उसने कहा मल्लाह ने, अरे ज्यादा चर्चा करो पलट जाएगी नाव, अभी चर्चा करते रह जाओगे। फिर ये लोग माने नहीं। तो उसने पूछा क्या तैरना आता है किसी को? तो ब्राह्मण ने कहे कि जो नदी नाला वर्जित है, हम लोग नदी नाला छूते नहीं, तैरने की बात क्या मतलब है, हम क्या जाने तैरना। कहे तो पंडित जी फिर तैयार रहो, फिर चर्चा करते रहो। फिर चर्चा किए, उसके बाद नाव पलट गई। फिर मल्लाह अपना उसको तैरना आता, वो अपना तैर निकल गए, बाकी लोग डूब गए। करते रहो चर्चा वहां जाके। तो कभी कभी बुद्धिमान आदमी के भी पास बुद्धि नहीं होती। उसको कोई छोटा आदमी समझाता है, उसको ईगो को ठेस लग जाती है, अरे यार ये कैसे समझा सकता है, हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं, उपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं, हम स्मृति ग्रंथ पे चर्चा कर रहे हैं, ये बताओ अबोध है, तुमको कुछ नहीं पता, हमारी चर्चा में भागीदारी करते हो, हमें डिस्टर्ब करते हो, तो फिर डूब गए। करो चर्चा जाके पानी में। तो यहां आप देखेंगे ये दिखाई देता है। अगर हम लोग देखें कि अब इसके बाद जो मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अगली हेडिंग बनाई मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन, तो मुगल भी खत्म, अब इसके बाद ही मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। मुगल साम्राज्य का पतन।
मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? औरंगजेब तो मर गए, अपने आप को जिंदा पीर कहते थे, मर गए जिंदा पीर। अब जब मर गए, अब इनका राज्य तेजी से विकसित होने लगा। जैसा संघर्ष औरंगजेब के समय में हुआ था उसके भाइयों से, वैसा ही संघर्ष औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में हुआ, है ना। इसी संघर्ष में एक व्यक्ति जीता, 70 साल का बूढ़ा। औरंगजेब का वो सबसे बड़ा पुत्र था, 70 साल का हो गया था, लेकिन उसको गद्दी नहीं मिल रही थी। औरंगजेब ही इतना डाला जो हट ही नहीं रहा है। अब बहादुर शाह प्रथम 70 साल की अवस्था में गद्दी बैठा, अब बूढ़ा व्यक्ति है, अब बैठता है। अब इसने जो है थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि मुगलों की सत्ता को व्यवस्थित किया जाए और अपने राज्य को अच्छा किया जाए। सबसे पहले जजिया बंद किया, कहा जजिया की वजह से सारा बवाल है, हिंदू सब विरोध में चल रहे हैं, जजिया बंद करो। बहादुर शाह प्रथम 70 वर्ष, नहीं लिख दीजिए बूढ़ा है ये, 70 वर्ष का। भाई 70 वर्ष में कोई अगर जो शासक बनेगा तो वो कितने दिन जिएगा? लेकिन ठीक है, क्योंकि शासक बनने की इच्छा थी तो इसने पहला काम किया कि जजिया बंद कर दिया। जजिया कर को बंद किया, कर को बंद किया, ठीक है। इसने जजिया कर को बंद कर दिया। अब जजिया टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो राजपूत और जो मराठे हैं उनके साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। कहा यही दोनों खास हैं, इन्हीं दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। राजपूतों और मराठों के साथ, राजपूतों प्लस मराठों के साथ अच्छे संबंध की वकालत की गई, या अच्छे संबंध बनाए जाए। इस एरो का मतलब है अच्छा संबंध बनाया जाए, ऊपर के एरो का मतलब अच्छे संबंध बनाए जाए। किंतु क्या करता भाई, 70 साल का था, 1712 में चला गया भगवान के पास, अल्लाह ने बुला लिया इसको। 1712 में मृत्यु हो गई इसकी। अच्छा काम कर रहा था लेकिन समय नहीं बचा, हो गई मृत्यु। इसके बाद पुनः मुगल जो दरबार में जो संकट के बादल छा गए, बारिश होने लगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? इसके बाद अगर आप देखेंगे मतलब बड़ी समस्या है। और जो बहादुर शाह प्रथम को ही अगर आप देखें तो इसको साहे बेखबर कहते थे। क्या कहते थे? साहे बेखबर। कहे यार जो हो रहा है होने दो, हमसे क्या मतलब। साह ए बेखबर, साह ए बेखबर, जो हो रहा है उसको होने दो। इसके बाद आए जहांदार शाह। कौन आए इसके बाद? जहांदार, मतलब इसका मतलब पूरे जो संसार का मालिक इसके नाम का मतलब होता है, जहांदार शाह। हाँ, जहांदार शाह। इसके बारे में एक बात आती है, लंपट मूर्ख था ये। इसके लिए एक शब्द आता है लंपट मूर्ख। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, कुछ लोग उससे बड़े मूर्ख होते हैं, जो बड़े वाले मूर्ख होते हैं उनको लंपट मूर्ख कहते हैं, कि जिनकी बुद्धि घुटने में रहती है। नहीं, इसको शासक बनाया था दो भाइयों ने जिनका नाम था सैयद बंधु, है ना, अली हुसैन और सैयद हुसैन। यहां पर आप देखेंगे इनको शासक, इस व्यक्ति को शासक बनाया था सैयद बंधु। सैयद बंधु, इसका मतलब मुगल दरबार में एक गुट आया जिसके नेता थे सैयद बंधु। देखिए, जिसके यहाँ राजा मजबूत न हो तो कई गुट बन जाते हैं। अधिकारी का गुट बन जाएगा, या जो महिलाओं का गुट बन जाएगा, या जो अलग अलग प्रकार के लोग होंगे उनका गुट बन जाएगा। वो कहेंगे हम जानते हैं कि हम क्या कराएंगे। अब एक गुट बन गया सैयद बंधु, और सैयद बंधु इतने शक्तिशाली हो गए कि उनकी सेना पर भी कमांड हो गई,
अलग अलग जो नेता थे, जो मनसबदार थे, उन पर भी कमांड हो गई और उन्होंने कहा कि हम जिसको चाहेंगे वो शासक बनेगा, और जो बहुत मजबूत व्यक्ति होगा बहुत मूर्ख आदमी को शासक बनाएगा कि भैया तुम क्या करोगे, हम हैं पीछे से। तो शासन बेसिकली चला गया सैयद बंधुओं के पास। तो किसके पास गया शासन? सैयद बंधुओं के पास। इस पे आज जाना तो थोड़ा सा उसको लिख लेना कहीं से कि सैयद बंधु कौन है, अली बंधु, और ये क्या लीला है। हम उतनी बात बता रहे हैं जिससे इससे आपको समझ में आए सैयद बंधु का क्या रोल है। औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह प्रथम का समय आया, उसके बाद एक नया वर्ग उभरा, उसको कहते हैं सैयद बंधुओं का। और बाद में सैयद बंधुओं को भी मारा जाएगा क्योंकि दूसरे अधिकारियों का वर्ग भी बैठा हुआ है। यार ये खड़ा हो गया, हम लोग कह रहे थे एक गर्दन उतारो, तो सैयद बंधु की भी आगे चल के गर्दन उतर जाएगी। अरे अभी अभी पिक्चर बाकी, अभी तो पहले सैयद बंधु बने रहो। अभी तो पहले ये समझो कि अभी सैयद बंधु ने जहांदार शाह को बनाया। जहांदार शाह अपनी योग्यता से नहीं बने कि अपनी योग्यता से शासक बन गए हो। जहांदार शाह सैयद बंधुओं के आशीर्वाद से शासक बने। ठीक है। इसके बाद अब आगे आप देखेंगे कि यहां पर धीरे धीरे एक स्थिति बनने लगी कि जहांदार शाह का भी कोई कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं था। और यहां पर जब आपको इसको देखते हैं जो जहांदार शाह को, तो यहां एक अमीर है, इसका नाम है वो जुल्फिकार खान। कहा गया जहांदार शाह। इसका एक अधिकारी है जिसका नाम है जुल्फिकार खान, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो सैयद बंधु हैं उनका तो है ही है, इसमें ये भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है जुल्फिकार खान। कौन है? जुल्फिकार खान। ठीक है। इसके बाद फिर कौन आए? इसके बाद एक शासक आता है, इसका नाम है फर्रुखशियर। कौन आता है? फर्रुखशियर। इसके बाद हाँ, जब जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर इसको कहते हैं कायर। ये घृणित कायर है, इसको देख के ही घृणा हो जाती है। ऐसा कायर टाइप का व्यक्ति है, काहिल टाइप का व्यक्ति है। काहिल मतलब होता है नकारा, और बड़ा नकारा टाइप का व्यक्ति है। इसको भी आप देखेंगे, इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसको सहायता किसने दिया था? सैयद बंधुओं ने सहायता दिया था। इसको सहायता दिया था सैयद बंधुओं ने। ये सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर आया था। मतलब अगर आप ये समझें कि सैयद बंधु जो हैं, अगर आप इस बात को समझें कि जो बहादुर शाह प्रथम था, उसके बाद जब जहांदार शाह आया, तो जहांदार शाह के समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो सैयद बंधुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और आगे चल के इसको तो शासक बनाने में इनका रोल बहुत ज्यादा रहा। मतलब फर्रुखशियर को शासक बनाने में रोल बहुत ज्यादा रहा। लेकिन जो जहांदार शाह था उसके पीछे अन्य अधिकारी भी काम कर रहे थे, केवल यही लोग नहीं थे। अभी आपने देखा था कि वहां दूसरे अधिकारी भी थे, जैसे जुल्फिकार खान, उनका भी रोल था। तो जुल्फिकार खान का रोल था जहांदार शाह को शासक बनाने में, और जो फर्रुखशियर को शासक बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? सैयद बंधुओं का। ठीक है। अब आप देखेंगे कि फर्रुखशियर के समय में क्या क्या हुआ। इसके समय में एक सिख नेता थे बंदा बहादुर, उनकी हत्या कराई गई थी। मतलब फर्रुखशियर के समय में सिख नेता जो बंदा बहादुर की हत्या कराई गई थी। बंदा बहादुर की हत्या कराई गई थी। हत्या करवाई गई थी। बंदा बहादुर की हत्या करवाई गई थी इसके समय में। ठीक है।
एक काम तो ये हुआ था। इसके अलावा और क्या हुआ था? अगर आप देखेंगे तो जो अमीरों का दूसरा वर्ग था उसने ये कहा कि भाई सैयद बंधुओं की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आगे चल के जो फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी अपने अधिकारियों से। इसी के समय में सैयद बंधुओं की हत्या भी हुई थी। ये जो सैयद बंधु हैं, जो बहुत इनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो ये इसी के समय में जो सैयद बंधुओं की हत्या भी हुई। हाँ, अधिकारी दूसरे थे, आदेश दिया था फर्रुखशियर ने। अधिकारी ही उसको ये बोलने लगे कि भाई ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, देखो अंधा आपको मरवा देगा आगे चल के, इसको हटाओ तो रास्ते से। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद शाह शासक बना। इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला नाम था इसका। सब बेकार हैं, कोई अच्छा नहीं है। मोहम्मद शाह, इसका जो नाम था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके शासन काल में अगर आप देखेंगे तो केवल मुगल दरबार में केवल नृत्य हो रहा है, सब काम खत्म कर दिया इसने। इसने एक काम किया, केवल डांस देखना है मुगल दरबार में। हाँ, अब इसका समय पूरा जो है गड़बड़ टाइप का हो गया। और इस समय आप देखेंगे कि जितने भी हिस्से थे जो मुगलों के पास थे, वो सब राज्य स्वतंत्र होने लगे। इसी समय में आप देखेंगे कि बंगाल जो स्वतंत्र हो गया। भाई जो आदमी अगर नहीं देगा तो बंगाल की स्वतंत्रता आपको दिखाई देगी। इस समय एक स्वतंत्र राज्य बना, अवध एक स्वतंत्र राज्य बन गया, हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बन गया, है ना। ये सारे राज्य स्वतंत्र बन गए, ये सब स्वतंत्र राज्य बनने लगे। क्यों बनने लगे? क्योंकि आप यहां जान रहे हैं कि इसके समय में ये सारी चीजें हो रही हैं कि अब कोई देखने वाला ही नहीं है। ईरान के शासक को मैसेज मिला कि इस समय आओ, थोड़ा यहाँ माहौल बहुत खराब है। ये सुबह उठता भी है तो मदिरा से, और जब सोता है तब भी मदिरा से। तो 1739 में तो नादिर शाह ने कहा हम भारत की ओर चलेंगे। तो 1739 में नादिर शाह इसके समय में भारत आया। नादिर शाह एक होश में रहने वाला शासक है ईरान का। और ये जो हैं ये बेहोश हैं। ये कैसे हैं? ये बेहोश चल रहे हैं। तो जो बेहोश है उसको होश वाला आदमी हमेशा मारेगा। तो यहां आप देखेंगे कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इसके बाद नादिर शाह खूब यहां से पूरा लूटपाट करके ले गया, मयूर सिंहासन ले गया जिसपे ये बैठते थे, तख्ते ताउस, यहाँ का खूब खजाना ले गया, जो बड़े पैमाने पर हत्या किया यहाँ पर। ये जो मंगोलपुरी यहाँ पे दिल्ली में है, आप देखते होंगे, ये मंगोलपुरी उन्हीं सैनिकों से बसा था जो वो लेकर आया था। मतलब यहाँ पर जितने मंगोल लोग थे उनकी हत्या हुई। बाद में उसने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया नादिर शाह ने इसी दिल्ली में। मतलब ये जो दिल्ली में ये जो इलाके हैं मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, वही इलाका है। तो मंगोलपुरी में बड़े पैमाने पर हत्या कराया था, क्योंकि एक बार ये मैसेज हो गया कि हमारे सिपाहियों को मारने की तैयारी है। तो नादिर शाह को जब ये मैसेज मिला तो उसने फिर बड़े पैमाने पर कत्लेआम करा दिया था। ठीक है। तो यहाँ आपको ये भी चीज़ दिखाई देगी। बाद में इसी नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली 1748 में, उसने भी आक्रमण किया इसके ऊपर। 1748 में इसी नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, इसने कहा कि जब हमारे मालिक गए थे लूटने तो हम क्यों न लूटें। तो मालिक के जो नौकर ने भी फिर आक्रमण किया। हाँ, ये सेनापति था नादिर शाह का। कौन था? सेनापति, और अफगानिस्तान का शासक भी था अहमद शाह अब्दाली। इसने फिर आक्रमण किया, और आप जानते हैं इसने जब आक्रमण किया उसी समय 1748 में ही मोहम्मद शाह काल के गाल में समा गया।
इसको किसी ने मारा नहीं, अपने आप ही इसने आंखें बंद कर लिया। इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा, अहमद शाह। तो मोहम्मद शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा? अहमद शाह। अहमद शाह, खूब तिथि उथी आज वो जाके लिख लेना बैठ के, किसका क्या समय, किसकी क्या स्थिति, ये सब वहीं पे लिख लेना। कोई युद्ध उद्ध भी होगा तो वो भी लिख लेना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके बाद फिर कौन आता है? अहमद शाह। अब इसके बाद जब अहमद शाह आता है तो अहमद शाह के समय में 5 बार अहमद शाह के समय में 5 बार अब्दाली का आक्रमण होता है। 5 बार अब्दाली आक्रमण करता है। अब ये लोग एकदम कमजोर टाइप के शासक हैं। ये लोग क्या अहमद शाह अब्दाली को झेल पाएंगे? ये खुद ही मरे जा रहे हैं। थोड़े समय के बाद इसके वजीर ने इसको गद्दी से हटा के मार के फेंक दिया। मतलब मंत्री अपने राजा को मार के फेंक दे, ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक है। अहमद शाह को जो हटा दिया गद्दी से, और एक नया शासक बना, इसका नाम रखा गया आलमगीर द्वितीय। इसके बाद नया शासक कौन बना? आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, इसकी भी हत्या हो गई। इमादुल मुल्क नाम के एक अधिकारी ने इसकी भी हत्या कर दिया। इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करा दी। हत्या करवा दी। आलमगीर सेकंड भी खत्म, ठीक। इसके बाद शासक बना अली गौहर। अली गौहर का ही नाम है शाह आलम सेकंड। इसके बाद शासक कौन बना? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, जिसका नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। इसी के समय में अगर आपको याद हो तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसी के समय हुई थी, 1764। शाह आलम सेकंड यही है। 1764 की जो बक्सर की लड़ाई में अगर आप देखें तो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और जो मुगल बादशाह तीनों शामिल थे, ठीक है। तो यहां पर ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद के जितने शासक थे वो केवल नामात्र के थे, पन्ने पर थे, न कोई राज्य था, न कोई विरासत थी, कुछ नहीं। इसके बाद आप देखते हैं लगभग सारे कमजोर शासक हुए, और सबसे आखिरी में शासक था बहादुर शाह जफर, जो कहता है कि मुझे अपनी जमीन पर 2 गज जगह भी न नसीब हुई। मैं इतना बेनसीब हूं कि मेरा इतना नसीब खराब है कि मरते समय अपने यहां एक जो जमीन भी नहीं मिली मुझे। और जफर, आप जानते हैं 1857 की क्रांति में जबरन नेता बनाए गए थे, और बाद में फिर इनकी गर्दन उतार ली गई। जो गर्दन क्या उतारी गई? इनको जेल भेज दिया गया और रैगून, और इनके जो बच्चों को इन्हीं के सामने गोली मार दी गई, शहजादों को। अंग्रेज तो वैसे ही थे कि वो एकदम नहीं छोड़ते सांप के बच्चों को। और कहा कि बच्चे रहेंगे, बाद में फिर कहेंगे हमारा राज्य है दिल्ली, कहें सबको मारो, सबको खत्म कर दो। अंग्रेजों ने सब सारे जितने भी शहजादे थे सबको मार दिया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर ये पुत्र थे अकबर द्वितीय के। किसके? अकबर सेकंड के। और अकबर सेकंड का ही मामला लेकर राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे कि उनको पेंशन मिले, है ना। अब यहां पर बहादुर शाह जब आते हैं, जो जफर, तो 57 की क्रांति होती है। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और रैंगून भेज दिया। और 1862 में जो अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह जफर की भी मृत्यु हो गई। अगर आप यहां देखें तो एक बार और लिख लें, अकबर जो सेकंड, इसके बाद आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह
जफर, ठीक। और 1861 में इसकी मृत्यु हो गई। 1861 में 1861 में जो रैंगून में आप देखते हैं में मृत्यु, क्योंकि वहीं पर एक जेल थी, वहीं पर भेज दिया गया इसको रैंगून में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बोलो। रैंगून में इसकी मृत्यु हो गई। क्या क्लियर है? अगर मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, थोड़ी सी बात बता दें इसको भी। तो सबसे ऊपर कौन है? बादशाह। कौन है? कौन है? बादशाह। सबसे ऊपर कौन होता था? बादशाह। मतलब पूरा प्रशासन इसी के हाथ में होता था, जो संपूर्ण प्रशासन इसी के हाथ में होता था। संपूर्ण प्रशासन इसके हाथ में था। ठीक है, बादशाह के हाथ में संपूर्ण प्रशासन था। और आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारे मंत्री थे जो मनसबदार थे, अधिकारी थे। बहुत सारे मंत्री जो सलाह देने वाले, फिर मनसबदार और अधिकारी, ये सब इसके सहयोगी थे। अंतिम निर्णय कौन लेता था? अंतिम निर्णय लेता था बादशाह। अंतिम निर्णय बादशाह। भाई किसी को हटाना है, किसी को कुछ करना है। फिर दूसरे नंबर पे था वकील या वजीर। वकील या वजीर। इसके बाद मुगल दरबार में जो सबसे बड़ा अधिकारी था वकील या वजीर। तो वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। वकील या वजीर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर वही व्यक्ति रखा जाता था जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो बादशाह का। अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति को इस पर रखा जाता था। अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति को इस पर रखा जाता था। अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति यहां रहता था। इसके पास जो सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार होते थे। मतलब इसके हाथ में जो सेना भी होती थी और ये न्याय भी करता था। सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार होते थे। सैनिक अधिकार ठीक है, और असैनिक अधिकार। ये दोनों अधिकार होते थे इसके पास। इसके बाद एक अधिकारी होता जिसका नाम था जो दीवाने मुल्क। दीवाने मुल्क, दीवान ए मुल्क। इसके लिए एक शब्द और आता है जो दीवान ए आला। दीवाने मुल्क, मुल्क, दीवाने मुल्क। ये समझ लीजिए कि आज का फाइनेंस मिनिस्टर था। ये वित्त मंत्री के समान था। ये सबसे बड़ा वित्त का अधिकारी था। ये वित्त का सबसे बड़ा अधिकारी था। कोई भी पैसा रिलीज होगा इसी के द्वारा होगा। वित्त का सबसे बड़ा अधिकारी। जैसे मान लो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त का सबसे बड़ा अधिकारी। ये एक तो राजकीय कोष का नियंत्रण करता था, और जो भी
जो लेखा होता था उसकी जांच करता था। ये राजकोष का नियंत्रण, राजकोष का नियंत्रण और लेखा की जांच, लेखा की जांच करता था। ये राजकोष का नियंत्रण करता था और जो भी लेखा, अकाउंटिंग का काम करता था कि भाई आपके यहाँ गए, आपकी हमने जो प्रांत में देखा, अपना बैलेंस शीट देखा, कितना टैक्स आया, कितना जमा किया। हाँ, इसका काम ये था। इसके बाद एक अधिकारी आता मीरे समा, मीरे समा। इसका अधिकारी आता है मीर ए समा, मीर ए समा। ये राजकीय कारखानों का अधिकारी था, कारखानों का अधिकारी, जो राज्य के कारखाने थे उनका अधिकारी था, क्योंकि राज्य के द्वारा भी कारखाने चलाए जाते थे, उनका अधिकारी था ये राजकीय कारखानों का अधिकारी मीर ए समा। ठीक है। इसके अलावा जो राजमहल में क्या बनेगा कि जिससे जो शाम को सामान लगेगी, क्योंकि सामान लगेगी तभी तो राजा खाएगा, तो राज के जो महल के जो भी सामान खरीदे जाएंगे और जो भंडारण होगा उसका भी अधिकारी यही था। मतलब राजमहल की व्यवस्था का अधिकारी है। जो राजमहल है, राजमहल की व्यवस्था का अधिकारी, अधिकारी, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वस्तु हो, चाहे उसका भंडारण हो, हर काम यही करेगा मीरे समा। इसका मतलब ये है कि ये रानियों का बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति होगा। इसके पास सारे मैसेज आते होंगे, जब रानी कोई जरूरत होगी तो कहती होगी मीर समा से कि आज ले आओ, बढ़िया कुछ खाने का मन है। नहीं तो मीर समा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, हाँ ये अलग अधिकारी। सद्र उस सुदूर एक नया अधिकारी, सद्र उस सुदूर। ये धार्मिक मामलों का, धार्मिक मसलों का एक बड़ा अधिकारी है। ये धार्मिक मसलों का बड़ा अधिकारी है, धार्मिक मामलों का अधिकारी, जो ये देखेगा कि जो न्याय हो रहा है या जो धर्म चल रहा है वो शरीयत के अनुसार है या नहीं। शरीयत मतलब क्या? इस्लामिक कानून जो होते हैं उनको कहते हैं शरीयत। जो धर्म चल रहा है वो शरीयत के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दान देना, उनको भूमि अनुदान देना, ये भी इसी का काम था। जो गरीबों को दान, जो भूमि अनुदान करना, ये सब काम इसका था, सद्र सुदूर का। मतलब राजा के तरफ से जो कुछ भी अच्छे काम किए जाएंगे वो यही करेगा। इसके बाद एक अधिकारी है काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। काजी आप जानते हैं जो मस्जिद में रहता है, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। इसका काम यह था, ये न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी है, ये न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी, जो न्याय करना है, न्याय का अधिकारी, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी। हाँ, ये सीजीआई हैं, सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप देखें तो इसका ये काम था कि जो फौजदारी के मामले हैं, जहां हत्या वाला मामला है, और जो राजस्व का मामला है, उस मामले में क्या शरीयत का
पालन हो रहा है कि नहीं, ये भी देखता था। शरीयत के अनुसार फैसले, शरीयत के अनुसार फैसले। यहां पे फैसले किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार। तो शरीयत के अनुसार फैसले अभी भी आपको सऊदी अरेबिया में होते हैं, जहां जो चोरी करता है उसका हाथ काट लो, यही शरीयत कहती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो शरीयत के अनुसार फैसले किए जाएंगे। इसके बाद एक अधिकारी है मुहस्सिब, जो नैतिकता का अधिकारी, इसके पहले बता रखा, मुहस्सिब नहीं बताया था, वो नैतिकता का अधिकारी है, जो ये देखेगा कि लोग नैतिक हैं कि नहीं है, और खासतौर से मुसलमान। मुहस्सिब, मुहस्सिब। चलिए आज के लिए बस करिए, ठीक है।